जय हिंद। स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। टेंस में तो सबसे पहले बताए हैं कि पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। इसका 4 प्रकार हमने जो है पिछले वीडियोज में बता दिया था, जिसमें बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका इसका प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग जो है नोट करते चलेंगे मेरे साथ, या फिर लास्ट में होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर आते हैं, इसका दूसरा नाम हम लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे कि कोई सा भी सेंटेंस है वो अगर वो हिंदी में है तो कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और कैसे हम लोग जो है उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जानेंगे ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के साथ लगा रहेगा ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ, इस प्रकार से लगा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लेंगे कि वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा या फिर वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो ये हम बता दिए हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या फिर क्रियाओं के साथ लगा रहेगा ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि, इस प्रकार से लगा रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको बनाने के लिए जो है इंग्लिश में आप लोग को स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो याद रखिएगा, कोई सा भी जो इंग्लिश का सेंटेंस होगा वो 3 आधार पर बनेगा। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड भी आप लोग बोल सकते हैं। यानी इस फॉर्म में बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तीनों फॉर्म में जो है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का जो है सेंटेंस बनेगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले आएंगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग भी लिखते चलिए। हेडिंग बनाइएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज। स्पेलिंग देखते जाइएगा, गलती नहीं लिखिएगा। हम हटा के इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग का स्पेलिंग एरर नहीं हो, क्योंकि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर में अगर स्पेलिंग एरर हो गया तो ग्रामर पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेज का हेडिंग बना लीजिए। अब जो है इसका हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका, स्ट्रक्चर का स्पेलिंग भी देख लीजिए, STRUCTURE। ओके, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या फिर वर्ब का 5वां रूप और ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो चलिए अब इसका जो है कुछ एग्जाम्पल सब देख लेंगे। इससे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक बॉक्स में बंद कर लीजिए ताकि याद रहेगा। आप लोग जो है लाल ब्लू पेन सबसे लिखते चलिए, अच्छा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मैं किताब पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल दिया कि मैं किताब पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट को पहचानना होगा। एक अलग से वीडियो में बता देंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे, फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए।
समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे समझ लीजिए जो व्यक्ति काम कर रहा है सेंटेंस में वो आपका हो गया सब्जेक्ट। आज कौन सा काम किया जा रहा है, यानी वो पढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो वो हो गया आपका वर्ब। और क्या चीज़ पढ़ा रहा है, तो वो किताब पढ़ा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ हो गया मैं किताब पढ़ाता हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब 1 और वर्ब 5 लेना है, तो क्या लेना है, तो आपको बता दें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ जो है वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ जो है वर्ब 5 का तो अब मैं एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दिया हूँ कि मैं किताब पढ़ाता हूँ। यह एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो हो गया आपका, सब्जेक्ट कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति देखिए सेंटेंस में काम कर रहा है, यानी कौन व्यक्ति है जो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका मैं। तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद जो है आपका हो गया वर्ब हो गया आपका यहाँ पर पढ़ाने का काम, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका किताब, यानी किताब को पढ़ाया जा रहा है। ओके, फिलहाल अब यहाँ देखते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 में से हमें क्या लेना है। तो आप एक बात को याद रखेंगे, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग जो है वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम्पल में किसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे बता देते हैं। जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट, या फिर कोई अन्य नाम, सिंगुलर नाम, जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं राम, गीता। इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम लोग जो है वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, यानी एक से अधिक बोध हो रहा है सब्जेक्ट से, तो क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट अगर कुछ कोई रहता है तो इसके साथ हम लोग जो है वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिए, उल्टा मत समझ लीजिएगा, प्लूरल है तो वर्ब 5 और सिंगुलर है तो वर्ब 1, इस प्रकार से नहीं समझना है। प्लूरल रहेगा तो वर्ब 1 का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, आई के साथ जो है हम लोग जो है वर्ब 1 का ही प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ करेंगे। उसके बाद जो है यू के साथ हम लोग जो है वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हो गया आई, यू, वी, दे। उसके बाद अन्य कोई नाम ऐसा जो 2 नाम है, जैसे हम लिख दें यहाँ पर राम एंड श्याम। इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम लोग जो है यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो सीधा सा बात समझ में आ गया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब 5, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब 1। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, तो कभी भी गलती नहीं होगा। और इसमें जो है आप लोग एक बात याद रखिएगा, वर्ब फॉर्म याद रखना जरूरी है। वर्ब फॉर्म अगर याद नहीं रहेगा तो टेंस में कोई सा भी चीज़ समझिए नहीं समझ में आएगा, इसीलिए वर्ब फॉर्म को याद करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट हो गया आपका आई, यानी काम करने का काम कर रहा है आई, यानी मैं। उसके बाद यहाँ वर्ब 1 में से या वर्ब 5 में से हमें क्या लेना है, तो आप लोग जानते हैं रीड का मतलब होता है सॉरी रीड नहीं होगा, पढ़ाना है तो टीच होगा यहाँ पर, टीच होगा। तो टीच वर्ब 1 है या वर्ब 5 है, आप जानते हैं जन्म से ही वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी वर्ब 1 हो गया आपका प्लूरल। इस बात को याद रखिएगा। तो आई के साथ जो है हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग किए हैं। तो आई टीच, किताब पढ़ाते हैं तो आई टीच अ बुक, अ का प्रयोग कर भी सकते हैं इच्छा है तो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। आई टीच अ बुक, ये अ का मतलब यहाँ पर एक नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अ का कई सेंस निकल जाता है, इस कड़ी में आप लोग याद रखेंगे। आई टीच अ बुक, ये बुक जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि आप पटना जाते हैं, लिखते हैं सीधा और लिखते हैं वह पटना जाता है, यह सिंपल एग्जाम्पल हो गया, वह पटना जाता है। तो यहाँ देख लीजिए जाने का जो काम कर रहा है वह यही है जो जाने का काम कर रहा है वह, और कहाँ जा रहा है तो पटना जा रहा है। तो क्या है, वर्ब हो गया जाना, ये वर्ब हो गया। उसके बाद पटना आपका ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर अदर वर्ड के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए वह यानी ही, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब 1 या वर्ब 5 में से किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वह जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो है वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो गो का अर्थ होता है जाना, इसमें ईएस अगर जोड़ देंगे तो क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया, वर्ब 5 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए कहाँ जा रहा है, पटना, ही गोज
पटना, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिए, जिसके नज़दीक जा रहा है ना तो उससे पहले क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब सही हुआ ये सेंटेंस। तो ही गोज टू पटना, समझ में आया होगा, ही गोज टू पटना कितना आसान है। इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी अपने मन से, या और आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल ले करके कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं। देखिए पहचान को याद रखिएगा, ता हूँ, यहाँ देखिए ता है, ते हैं, इस प्रकार से लगा रहता है सेंटेंस में, ठीक है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप यू, आपका इंग्लिश हो गया यू, उसके बाद वर्ब लेंगे, वर्ब है खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर प्ले। यू है तो यू के साथ वर्ब वन लेंगे, तो वर्ब वन यहाँ है ही, जो भी वर्ब होता है वो जन्म से ही वर्ब वन रहता है और प्लूरल होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड में आप लोग इसको गिनती कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ये सभी जो है समझ में आया होगा। अब इसका हम लोग जो है निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाते समय किस किस बातों का ध्यान रखना होता है, अभी हम चलते हैं। जस्ट हेडिंग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंसेज। चलिए अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हम अगर सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों को जो है डू या डज का प्रयोग करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ स्ट्रक्चर हो गया आपका, वही रहने देते हैं, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब वन है, इसके स्थान पर आ जाएगा डू, आईसी का वर्ब 5 आ जाएगा आपका डज। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है नॉट का प्रयोग हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो है प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, या फिर अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट कहे या फिर अदर वर्ड भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में से या तो डू का प्रयोग कीजिए या तो डज का प्रयोग कीजिए। तो फिर एक बात याद रखिए, याद देखिए डू है वर्ब 1 और डज है और वर्ब 5। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब 1 यानी डू का प्रयोग करेंगे, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब 5 यानी डज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जो अभी बताया है कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो पहले एग्जाम्पल दिया था उसी को निगेटिव बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ाता नहीं हूँ। देखिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपका निगेटिव। निगेटिव कैसे समझेंगे, किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा या फिर कोई निगेटिव वर्ड रहेगा। निगेटिव वर्ड के बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, या फिर कोई निगेटिव वर्ड रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सभी क्या है, निगेटिव सेंटेंसेज है, वाक्य है। तो देखिए कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आई हो गया आपका सब्जेक्ट, और आई के साथ वर्ब 1 यानी डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का तो लगाएंगे ही, नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई डू नॉट यहाँ पर हो गया नॉट, और वर्ब के रूप में यहाँ पर ले लेंगे और टीच। टीच का मतलब पढ़ाना, आई डू नॉट टीच। अगर रहता है कि मैं किताब नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डू नॉट टीच अ बुक, ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिख देते हैं। फिर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि वह पटना नहीं जाता है। सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वह पटना नहीं जाता है, वह पटना नहीं जाता है। सीधा सा बात है, तो वह के रूप में हम लोग सब्जेक्ट हो गया आपका ही। उसके बाद ही के साथ देखिए डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ही के साथ हम लोग जो है डज का प्रयोग करेंगे। तो ही डज, उसके बाद नॉट, ही डज नॉट, उसके बाद वर्ब 1 यहाँ पर लेंगे, तो वर्ब 1 हो गया गो। अब बताएं ये पटना यहाँ हम लिखेंगे, लेकिन एक बात को याद रखेंगे कि जिसके नज़दीक जा रहे हैं उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो ही डज नॉट गो टू पटना, वह पटना नहीं जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और निगेटिव सेंटेंसेज भी समझ में
आया होगा। लेकिन एक बात और है, एक और कंडीशन में जो है डू या डज का प्रयोग होता है वो निगेटिव नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, यानी जोरदार सेंटेंस। तो अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर जो है ये है आपका, इसको एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पर डू या डज का प्रयोग किए हैं लेकिन नॉट नहीं लगा हुआ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। इस प्रकार के हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, ठीक है। एम्फेटिक सेंटेंस बोलेंगे हम लोग, तो याद रखेंगे इस बातों को। तो एम्फेटिक सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर हम कहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि मैं पढ़ाता तो हूँ, यानी मैं पढ़ाता तो हूँ, इस प्रकार का अगर सेंटेंस रहेगा तो इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। वह जाता तो है, आप खाते तो हैं, इस प्रकार से अगर रहेगा तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। जैसे मैं पढ़ाता तो हूँ, यहाँ पर निगेटिव नॉट का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, डू या डज का प्रयोग किए हैं। मैं पढ़ाता तो हूँ, देखिए, तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब में ले लेंगे हम लोग टीच, टीच मतलब पढ़ाना, आई डू टीच, मैं पढ़ाता तो हूँ। आप पटना जाते तो हैं, सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, आप पटना जाते तो हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस जोरदार है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, आप वर्ब यू के साथ जो है डू का ही प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हो गया यू डू, जाना हो गया आपका वर्ब 1, यू डू गो कहाँ, तो टू पटना, यू डू गो टू पटना, आप पटना जाते तो हैं। इस प्रकार के अगर सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को कहेंगे एम्फेटिक सेंटेंस, और जो कि इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, आप लोग याद रखिएगा, ओके। अब हम चलते हैं इसका निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग जो है डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो एक होता है टाइप ए इंट्रोगेटिव, एक होता है टाइप बी। हम लोग जो है दो भाग में निगेटिव इंट्रोगेटिव को बांट करके पढ़ते हैं, टाइप ए और टाइप बी के रूप में पढ़ते हैं। तो अभी जस्ट इसको हम लोग देखते हैं, ओके। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज, इसमें हम लोग टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार से पढ़ेंगे। जिसमें पहला लिखते हैं टाइप ए, हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई सा भी सेंटेंस टाइप ए है या फिर टाइप बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए जो होता है एग्जाम्पल अभी देंगे, उससे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग लिख लेंगे डू या डज को, उसके बाद ले लेंगे सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे ही क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव है इसीलिए, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। इससे पहले हम आपको बताए थे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो टाइप ए रहेगा ना, उसके वाक्य में क्या लगा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, टाइप ए इंट्रोगेटिव है। यानी जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ। देख लीजिए, सिंपल सा बात है, क्या मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर शुरू में क्या लग गया, और टाइप ए इंट्रोगेटिव इसका जवाब हम लोग देंगे किसमें, तो या तो यस कहेंगे या तो नो कहेंगे। पढ़ाता हूँ तो यस, नहीं पढ़ाता हूँ तो नो का सीधा जवाब आएगा। तो अगर जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है जिस क्वेश्चन का, उसे हम लोग बोलेंगे टाइप ए इंट्रोगेटिव, ओके। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सब्जेक्ट को देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट मैं है, तो यहाँ पर हमने आई लिख लिया, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का, तो डू का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिख लिए, तो डू आई। नॉट यानी इसमें निगेटिव नहीं लगा हुआ है तो छोड़ देंगे, नॉट को नहीं लिखेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो डू आई टीच, TEACH। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क देना था, हम नहीं दिए, भूल गए थे, लेकिन अब दे दिए। डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये हो गया, बस ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू आई नॉट टीच, क्या वे लोग
पटना जाते हैं। देखिए हम लिखते हैं क्या वे लोग पटना नहीं जाते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि ये हो गया अफर्मेटिव तो हो गया, निगेटिव बता देते हैं। क्या वे लोग पटना नहीं जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या के लिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, सीधा सा बात है। यहाँ पर जो है क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है। तो क्या वे लोग हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट पहले हम यहाँ लिख दिए, और उसके पहले हमको क्या लिखना है, या तो डू या तो डज। तो हम जानते हैं दे के साथ दे प्लुरल है, तो इसीलिए ये वर्ब 1 है डू, तो इसीलिए डू का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो डू दे, उसके बाद नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, डू डे नॉट। और उसके बाद है वर्ब है जाना, तो गो वर्ब 1 हो गया। कहाँ, तो टू पटना, जिसके नज़दीक जाते हैं बताए हैं, उसके पहले जो है टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम उतार देंगे, ठीक है। डू दे नॉट गो टू पटना, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, और अपने मन से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे और हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह आम खाता है। अब आम का सीजन आ ही गया है, समझ लीजिए, क्या वह आम खाता है। देखिए सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, इस प्रकार से लगा है, ठीक है, तो समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या वह आम खाता है, बहुत सिंपल। तो देखिए आम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब, वह हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए इंग्लिश होता है ही, और ही आपका जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब 5 यानी डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डज ही ईट, वर्ब है यहाँ पर ईट मतलब खाना, ये वर्ब 1 है। डज ही ईट अ मैंगो, ठीक है, डज ही ईट अ मैंगो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप बी में। तो टाइप बी आप लोग जो है इसी प्रकार से लिखेंगे और स्ट्रक्चर लिख के डैश देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप बी। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि YouTube पर बहुत सारे वीडियो जैसा मिलेगा कि 10 मिनट में पूरा टेंस सीखे, लेकिन ऐसा नहीं है 10 मिनट में पूरा टेंस सीखे। आपको जो है गहराई लेवल से पढ़ना ही होगा, 10 मिनट में कुछ भी पढ़ाई नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, वही 10 मिनट के बाद माथा से उड़ जाएगा, तो गहराई लेवल से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ हम बता दिए हैं टाइप बी। टाइप बी में क्या होगा, सबसे पहले WHQ लेंगे, और जो निगेटिव में बताए थे, जो इससे पहले स्ट्रक्चर बताए थे टाइप ए का, वही पूरा का पूरा उतार देंगे सेम टू सेम। तो हो गया WHQ प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ये WHQ क्या होता है, तो आप लोग जानिए WHQ, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट हाउ क्वेश्चन। WHQ का मतलब हो गया व्हाट हाउ क्वेश्चन, व्हाट हाउ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट हाउ क्वेश्चन हो गया WHQ का मतलब, यानी ऐसा सेंटेंस टाइप बी के अंतर्गत आएगा जिसका जवाब जो है कोई सेंटेंस में हम लोग दे सकते हैं, या फिर या कोई ऐसा कोई शब्द में दे सकते। जैसे कहेंगे कि मैं क्यों पटना जाता हूं, तो हमको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं क्यों पटना जाता हूं। तो समझ लीजिए कि ये टाइप बी है। हमें जब एक्सप्लेन करना पड़ जाए, व्याख्यान करना पड़ जाए, तो समझिए कि ये टाइप बी क्वेश्चन का बात कर रहा है। जैसे वह कहाँ जाता है, आप क्या पढ़ाते हैं, शुरू में अगर क्या लगा रहेगा तो टाइप ए, लेकिन बीच में यहाँ आ गया कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो हो गया आपका टाइप बी। ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करें, सबसे पहले कुछ WHQ वर्ड आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हो गया व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाई, उसके व्हाई का अर्थ क्या होता है क्यों, व्हेन, व्हेन का अर्थ कब और जब दोनों होता है, ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हो गया कब, हाउ, हाउ मतलब हो गया कैसे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन वाला वर्ड रहेगा इसको हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, WHQ क्वेश्चन के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वह क्या पढ़ाता है, एग्जाम्पल वह क्या पढ़ाता है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, वह क्या पढ़ाता है क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये बीच में आया है क्या, तो इसका इंग्लिश लेंगे WHQ क्या है, यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है। WHQ का मतलब यहाँ पर क्या है, WHQ, और इस क्या का इंग्लिश क्या है, तो व्हाट है। तो यहाँ पर WHQ फॉर्म हो गया व्हाट। अब यहाँ देख लीजिए, वह है, ये डू या डज का प्रयोग हम लोग करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है, ही है आपका सब्जेक्ट। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का, तो डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट डज ही, अब पढ़ाना, नॉट नहीं लगा हुआ है तो नहीं प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट का भी नहीं प्रयोग करेंगे, छोड़ देंगे उसे। नॉट नहीं है, नहीं, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो व्हाट डज ही टीच, वर्ब 1 इसका फॉर्म लगेगा, व्हाट डज ही टीच, वह क्या पढ़ाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि आप कहाँ जाते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है, आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, सिंपल सा हम बात किए कि आप कहाँ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, WHERE, वेयर हो गया मतलब कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले WHQ में आ जाएगा वेयर यानी कहाँ। उसके बाद देखिए डू या डज का प्रयोग निर्धारण करता है कब, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है आपका यू, तो यू के साथ, यू प्लुरल है तो यू के साथ हम लोग जो है डू का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डू यू, नॉट नहीं है, छोड़ देंगे, वर्ब 1 लिख लेंगे। वर्ब 1 क्या है, जाना, तो वर्ब 1 यानी गो का हिंदी हो गया जाना, ओके। तो वेयर डू यू गो, अंत में क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि आप, या फिर और भी किसी का नाम लेकर के और एग्जांपल ले लेते हैं कि रोहन सड़क पर क्यों दौड़ता है, सड़क पर, अच्छा इसको नेगेटिव बना देते हैं, क्यों नहीं दौड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दिया। रोहन सड़क पर क्यों नहीं दौड़ता है, बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया रोहन, यहाँ WHQ हो गया क्यों, सड़क हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट, और ये जो दौड़ना है ये हो गया आपका वर्ब। तो उस हिसाब से हम लोग अगर इसे बनाएं तो बनाने के कड़ी में सबसे पहले क्या हो जाएगा, और WHQ आपका हो गया व्हाई, ओके। और रोहन है सब्जेक्ट, तो रोहन में नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। व्हाई रोहन यहाँ लिखे, लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट डायरेक्ट लिखने, लेकिन उससे पहले डू या डज का प्रयोग करना है। तो रोहन सिंगुलर है तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डज रोहन, क्या है, रोहन के बाद नॉट यानी नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई डज रोहन नॉट, दौड़ना का इंग्लिश रन होता है, RUN। व्हाई डज रोहन नॉट रन, कहाँ, तो सड़क पर, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्योंकि सड़क पे ऊपर हम लोग दौड़ते हैं तो इसलिए ऑन का प्रयोग करेंगे, ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर बता दिए, जिसमें आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, टाइप ए, टाइप बी सारा हमने इसमें डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर जो है एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ फैला दीजिए, और समझिए कि आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल ही बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं। एक बार लास्ट में फिर से आप सबों को जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।